क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमने 3 पार्ट्स हमने किए थे, जिसमें हमने मुख्तलिफ वैल्यूज हमने निकाली थी, जिसमें एक वैल्यू हम लोगों ने बी डी की निकाली थी, फिर हम लोगों ने सी डी की निकाली थी, फिर हमने सी एक्स की निकाली थी, हमने बी एक्स की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। और हमने यही भी कहा था कि हम एक्स डी भी निकाल सकते हैं। और फिर हमने एक रेशियो मेथड अंडरस्टैंड किया था। हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई बात लिखी हुई आ जाए, बी एक्स रेशियो बी डी लिखी हुई आ जाएगी, और उसमें उसने लिखा हुआ था कि इट इज 1/3, तो हमने ये कहा था कि बी एक्स कॉरेस्पॉन्ड करती है 1 को और बी डी कॉरेस्पॉन्ड करेगी 3 को। तो बी डी के कितने हिस्से हो जाएंगे? 3 हिस्से। बी एक्स के कितने हो जाएंगे? 1 हिस्सा। अगर बी एक्स का 1 हिस्सा हो जाएगा तो एक्स डी पीछे रह जाएगा, तो जो रह जाएगा उसके कितने हिस्से हो जाएंगे? 2 हिस्से हो जाएंगे। यानी कि अगर इस लाइन को मैं 3 पार्ट्स में काटूं इस तरह से, तो ये वाला 1 हिस्सा, ये वाला दूसरा हिस्सा और ये वाला उसका तीसरा हिस्सा बन जाएगा। हर हिस्सा जो सा है टोटल का 1/3 होगा। हर हिस्सा टोटल का क्या होगा? 1/3 होगा। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेशियो मेथड भी डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जैसे एक हम लोगों ने कर लिया पाथवे मेथड, एक हमने कर लिया रेशियो मेथड, आज हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट और पोजीशन वेक्टर मेथड। तो जो कंपेयरिंग कोफिशिएंट है उसका एक सवाल उसी में मैं समझाता हूं आपको। तो आप हेडिंग बेशक दे दें कि ये जो सा मेथड है दिस इज वेक्टर्स में कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड। वेक्टर्स में कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वेक्टर्स में नहीं, मतलब पहले हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर चुके हैं, जब हम एक ही इक्वेशन को 2 मुख्तलिफ तरीकों से निकाल के हम उनके वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना उनको मैच करा लेते हैं। एक ही हम एक्सप्रेशन को 2 डिफरेंट तरीकों से निकालते थे और हम फिर उनके कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, यहाँ पे x² लिखा हुआ है, वहां पे भी x² है, तो इनके जो 2 कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यूज को कंपेयर करवा लेते थे और वहां से हमारे पास इनके आंसर्स आ जाते थे कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड के अंदर। कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड के अंदर समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड के अंदर ये उसने कहा है कि जी इफ cx इज इक्वल टू लैम्डा a प्लस म्यू b, लैम्डा इसमें क्या है? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर a और म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर b है। म्यू क्या है? b का कोफिशिएंट है। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा और म्यू की आपने क्या चीज निकालनी है? वैल्यूज निकालनी है। आपको ये बात जाननी है कि हम cx को पहले से निकाल चुके हैं कि नहीं निकाले? यस, बिल्कुल। आप पिछले पार्ट में आप देखें, वी आर गिवन विद ऑलरेडी द वैल्यूज ऑफ cx। हमें cx की वैल्यूज पहले से ही पता है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमेशा याद रखें, मैं जनरली लिख रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आप ये वाला कंपेयरिंग कोफिशिएंट हर जगह इस्तेमाल कर सकें। जब कभी भी आपके पास इस तरह की कोई नोटेशन आ जाएगी ना, cx इज इक्वल टू समथिंग a प्लस समथिंग b, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब वो एडिशनल आपके पास कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, लैम्डा म्यू हो या k और h आ जाए या कोई भी इस तरह के कोफिशिएंट्स आ जाए, आप हमेशा सबसे पहले cx निकालना किसी और मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे आप cx को किसी और मेथड से। समझ रहे मेरी बात की नहीं? cx किसी और मेथड से निकलेगा, ठीक है, उसके बाद आप cx की इस वैल्यू को उस मेथड के साथ क्या कराएंगे? कंपेयर करवा लेंगे। अब फाइंड, सबसे पहला स्टेप आएगा फाइंड cx यूजिंग अनदर मेथड। लिखें जरा, फाइंड cx फाइंड cx यूजिंग अनदर मेथड। अब क्या हम लोगों ने cx पहले से निकाला हुआ है कि नहीं? हम cx पहले से निकाल चुके हैं। पिछले पार्ट में cx था जी हमारे पास कितना? -1/3a माइनस 8/3b। ये हम पहले से cx निकाल चुके थे ना। अगर ना निकाला हुआ होता तो फिर पहले मैं cx खुद से निकालता। मैं क्या निकालता? cx खुद से निकालता। और cx निकालने के लिए मैं रास्ता कौन सा अडॉप्ट करता? यहां से bc प्लस cx किसके बराबर होता? bx के बराबर होता। किसके बराबर होता? bx के बराबर होता। bc प्लस cx इज इक्वल टू किसके बराबर होता? bx के बराबर होता। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं? ठीक है, यस यस। यार एक्सप्रेशन तो वही वाली है ना। क्या हो गया? आप बिल्कुल पैदल हो गया।
इसमें आपको बी सी और बी एक्स अगर पता है तो सी एक्स नहीं निकल सकता। आप इसको दूसरी तरफ ले जाएं, ये निकल आएगा ना। तो इसका मतलब है सी एक्स हमें पहले से पता है। अगर ना पता होता तो आप निकाल लेते, किसी भी तरह से निकालो। देखो इसका पाथवे मुकम्मल करना था। अब सी एक्स का पाथवे कैसा हो सकता है? सी से बी, बी से एक्स, सही है। सी से डी, डी से एक्स, सी से डी, डी से ए, ए से बी, बी से एक्स। हमने किया था ये वाला भी। अब जिस मर्जी रास्ते से चले जाएं आखिर में आंसर उसका सेम ही आता है। ठीक है, बात करें। चलो अब आते हैं जरा आज के टॉपिक की तरफ। यार पाथवे मेथड आप भूल गए, थोड़ी सी देर की बात है बस। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया और अभी आप भूल गए उसको। पाथवे मेथड किसको बोलते हैं? जहां से आपने ये अगर आपका स्टार्ट पॉइंट था, उधर गए, वहां से आप इधर आए, ये आपका आ गया स्टॉप पॉइंट। तो ये एक्स भी होना चाहिए, बी एक्स होना चाहिए। अल्लाह ने दिया ना, इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, स्टार्ट से लेके कहां तक जा रहे हैं हम? स्टॉप तक जा रहे हैं। यहां से पहले उधर, उधर से इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, आप इसका पाथवे जैसा मर्जी मुकम्मल, सी एक्स निकालना था, चलें यूं समझ लो इसको, सी एक्स निकालना था, कैसे मुकम्मल करोगे? सी बी प्लस बी एक्स इज इक्वल टू क्या? सी एक्स। ये भी एक ही बात है। अब सी एक्स निकालना था, सी डी प्लस डी एक्स, ये भी एक ही चीज है। मतलब वहां से मुकम्मल तो हो गया ना, रास्ता मुकम्मल करना था। मैंने वैसे ही पहले वो एक्सप्रेशन बना दी थी, अब पाथवे मुकम्मल कर लें। लेकिन ये क्या हो जाएगा फिर? है -3, क्योंकि डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ आ गई, तो अब ये माइनस में कंसीडर होगा, पॉजिटिव में नहीं। तो वेक्टर की कभी भी डायरेक्शन चेंज होती है तो उसको साइन चेंज करना पड़ता है अपना। ठीक है, तो ये हमें पहले से मालूम हो गया, ये हमने निकाल लिया इनफैक्ट। और एक उसने भी बताया हुआ, कहता है मेरे यहाँ सी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है। आपके यहाँ सी एक्स की वैल्यू क्या आई थी? ये आई थी। कहता है मुझे बताओ मेरा लेमडा क्या है और मेरा म्यू क्या है। जस्ट सिंपल क्या करना है, नाउ इज द टाइम कि आप सी एक्स के कोफिशिएंट्स को क्या कर लें? कंपेयर कर लें। नाउ इज द हाई टाइम टू डू व्हाट? कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ सी एक्स। ठीक है, यानी ए का कोफिशिएंट भी आप कंपेयर करें और बी का कोफिशिएंट भी आप कंपेयर करें। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ ए एंड बी ऑन बोथ हैंड साइड्स, यह आएगा आपका स्टेप नंबर 2, कंपेयरिंग the coefficients of A and B on both hand sides। ये सी एक्स आपके पास गिवन इन द क्वेश्चन क्या था? लेमडा ए प्लस म्यू बी। और एक्चुअल की दुनिया में आपका क्या आया सवाल से? -1/3 ए, नहीं प्लस था माइनस था, अब्दुल्ला माइनस था ना, -8/3 बी। यहां पर ए का कोफिशिएंट क्या है? -1/3 ए। यहां पर ए का कोफिशिएंट क्या है? लेमडा। तो यहां से जब आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करेंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? वेरी गुड, क्या आ जाएगी? ये -1/3 ए। और जब आप लोग बी के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो बी के कोफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे? म्यू इज इक्वल टू -8/3। इसको म्यू कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? म्यू। इसका नाम म्यू है, मैथ्स में इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है ये सिंबल। इसको लेमडा बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज दिस साइन, इनके नाम ये है। फिजिक्स में वेवलेंथ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं म्यू बोलते हैं इसको। इट इज यूज्ड फॉर माइक्रो। ठीक है, ये माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 के लिए भी ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है। जैसे नैनो के लिए n, पिको के लिए p, माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 जो सा है उसके लिए म्यू का सिंबल इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड सिंपल मैंने बता दिया। आपने जो भी एक्सप्रेशन वो आपको देता है जिसमें कोई कोफिशिएंट्स अननोन होते हैं, आपने उस एक्सप्रेशन को किसी और तरीके से बस निकालना है। कोई और तरीका ढूंढें, बस एक गिवन होगा, याद रखें हमेशा। दिस इज नॉट ओनली फॉर वेक्टर, ये वाली बात पूरे मैथ्स के लिए है। अलजेब्रा में भी बहुत दफा ये चीज इस्तेमाल होती है, आगे भी और भी टॉपिक्स में इस्तेमाल होगी। जो चीज उसने दी हुई उसमें अननोन्स आ जाए,
आप उस एक्सप्रेशन को किसी और तरीके से निकालें। जब किसी और तरीके से निकालेंगे तो जो उनके वेरिएबल्स होंगे उनके कोफिशिएंट्स को बस कंपेयर कर लेना, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आंसर आ जाएंगे, फिर आगे आगे लैम्डा के भी आ जाएगा, म्यू का भी आ जाएगा। एक और सवाल है, गिवन दैट द PQRS इज अ पैरेललोग्राम। उसका ये कहना भी बहुत एक बड़ी बात है कि जी आपके पास जो डायग्राम है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर उसने ये कह दिया कि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में एक खास बात होती है कि उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। यानी कि अगर उसने ये कह दिया है कि जो आपका PQ है, इफ दिस इज 10A, यानी कि ये वाली डायमेंशन कितनी है, अगर ये 10A बन जाती है आपके पास, तो सामने भी कितना, इस तरफ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। SR भी कितना हो जाएगा आपके पास 10A। अगर उसने कहा हुआ PS 5B है, P से लेके S तक कितना है 5B, तो मुझे बताएं QR कितना होगा, वो भी कितना होगा 5B होगा। नेचुरल है ये, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमेशा ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल भी होती है और वो इक्वल भी होती है, तो जो उनके वेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमने निकालना है क्या चीज, PR। अब PR यहां से लेकर कहां तक है, यहां तक। अब इसका डायरेक्शन कहां से कहां तक जा रहा है, P से लेकर R तक। दो रास्ते हैं P से R तक जाने के, एक है कौन से वाला, PQ प्लस QR, ये भी हो सकता है, या इसका और एक रास्ता हो सकता है दैट इज PS प्लस। अब जो मर्जी रास्ते से जाए आंसर आपके सेम ही आने हैं, क्योंकि वो वेक्टर्स एक जैसे हैं, ठीक है। तो PQ कितना था आपके पास और QR कितना था आपके पास 5B। आंसर कितना आ जाएगा PR का 10A प्लस 5B। तो PR इज इक्वल्स टू 10A प्लस 5B। ठीक होगी बात कि नहीं। अब एक और इंफॉर्मेशन भी है, यहां से भी एक रेशियो मेथड मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, रेशियो मेथड। अभी देखें, जब भी कभी ये वाली चीज आ जाए, मैंने कहा था सबसे पहला स्टेप क्या करना है यार, कोई अकल वाला बच्चा बताए कैसा करना है इसको, हम बोले। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, कैसे लिखना था इसको, SU ओवर। मैथ में अगर मेमोरी नहीं है तो आप फेल है, मेमोरी बड़ी जरूरी है इसके अंदर, अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट कैसे याद रख पाएंगे। और मेमोरी आती ही प्रैक्टिस से, क्योंकि डिजिट्स है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो चीजें रिकॉल होती रहती है, अदरवाइज याद नहीं रहती, भूल जाती। बातें इतनी ज्यादा सारी है मैथ्स में, मैथ्स है आसान है लेकिन बातें बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो इसके लिए सिर्फ मुश्किल क्या है, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट टाइम ना ये बजूका बन के आएगा तो वो जो रखे यहाँ पे, ये उसकी कौन सी वाली फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां से मैंने फिर एक और बात भी बताई थी, ये लिखी हुई व्हाइट बोर्ड के ऊपर। मैंने कहा था bx के सामने अगर 1 है तो dx क्या होगा 3। अब इसी तरह से SU का कितना पार्ट है, 2 रेशियो है, और SR की कितनी है। अब आप देखो SR किधर है, SR है ये वाली लाइन, ये क्या है SR। इसके कितने पार्ट्स हैं 5, और SU के कितने हो गए 2 हो गए। पीछे कितने रह गए 3 पार्ट्स रह गए। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। तो अगर मैं SU को लिखूंगा तो SU पता क्या होगा, इट विल बी 2/5 ऑफ द टोटल लाइन। टोटल कितने पार्ट्स थे 5, SU के कितने हैं 2, तो लिखा जाएगा SU इज 2/5 ऑफ द टोटल। तो हम लिखेंगे 2/5 ऑफ द टोटल, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय SR लिखेंगे। और अगर UR को बोलूंगा तो UR क्या होगा, UR इज 3/, चूंकि 2 पार्ट्स किसके हो गए थे SU के, तो जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो 3 ही पार्ट्स। 5 में से 2 पार्ट अगर SU ने ले लिए तो जो UR 3 पार्ट्स रह जाएंगे। टोटल में से कितने पार्ट्स रह जाएंगे 3 पार्ट्स रह जाएंगे। तो अगर आप UR को लिखना चाहते हैं तो UR विल बी 3/5 ऑफ टोटल। इंतहाई आसान है। अभी तक वेक्टर्स क्या चल रहा है, कोई मुश्किल बात अभी स्टार्ट नहीं हुई भी है, जब होगी बता दूंगा आपको मैं, अभी तक मुश्किल बात स्टार्ट नहीं हुई। तो UR क्या होगा 3/5 ऑफ की जगह मैथ्स में क्या लगेगा, टोटल लाइन कौन सी वाली है, वेरी गुड। क्या SR गिवन है हमारे पास, SR गिवन है, तो उसकी मदद से हम UR भी निकाल सकते हैं।
यू आर निकाल सकते हैं कि नहीं? तो यू आर हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय एस आर कितना था 10A। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जवाब कितना आएगा 6A आ जाएगा। अच्छा अगर यू आर 6A है, यू आर 6A है तो एस यू कितना हो गया, माइनस करके भी निकल सकता है। बात सुने मेरी, अगर यू आर आपके पास कितना आ गया 6A आ गया, टोटल था 10A, टोटल था 10A, ये कितना हो गया 6A, ये पीछे वाला कितना रह जाएगा। एक तो अकल कहती है कि टोटल लाइन में से 6A माइनस कर दो तो पीछे कितना रह जाएगा 4A। दूसरी बात इसकी ये एक्सप्रेशन जो सी है वो भी इस चीज को जस्टिफाई करेगी, ये वाली SU इज इक्वल टू 2/5 ऑफ टोटल, टोटल था कितना 10A, 5 1 are 5 2 are 10, आंसर कितना आ गया 4। यहां से भी SU का आंसर कितना आ रहा है, पहले यहां से भी कितना आ रहा था माइनस करके, दोनों तरह से आंसर कितना आ रहा है 4A ही आ रहा है। पूछा नहीं है वैसे बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि हमसे पूछा सिर्फ यू आर था वो हमने निकाल लिया, यू आर हमसे पूछा था हमने वो निकाल लिया। यहां तक बात समझ आई, सबको क्लियर हो गया। अच्छा इसकी तरफ आ जाओ, ये भी क्या है रेशियो है कि नहीं, इस मेथड को भी हमने किससे करना है, इसको भी रेशियो से करना है। अब इसको भी सबसे पहले किस में ट्रांसफॉर्म करो, स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड क्या कहता है ST ओवर PS इज इक्वल टू 2/5। ऊपर वाली रेशियो किसकी हो गई ST की, नीचे वाली किसकी हो गई PS की। अब ST किधर है, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, ये मिटा रहा हूं यहां से मैं, ये मिटा रहा हूं यहां से मैं। अभी क्वेश्चन चेंज हो गया इसलिए मैं पुरानी लेबलिंग को क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं ताकि आपको ये सारी बात नजर आती रहे। ओके जी, ST के कितने पार्ट हो गए 2, यहां से यहां तक कितना हो गया 2 पार्ट, और PS कितना हो गया बच्चों 5 पार्ट। PS कितना हो गया, PS ऑलरेडी कितना था, PS ऑलरेडी कितना था 5A था। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, समझ आई, 5B है। ओके ST के कितने पार्ट हो गए 2, और PS के कितने पार्ट हो गए 5। हमने क्या निकालना है TU किधर है, ये वाला है। TU का पाथवे मुकम्मल करवाओ जरा मेरे से। TU इज इक्वल टू TS प्लस SU, यस और नो। SU पहले से हमें पता है कि नहीं पता, SU कितना था 4A, इसमें डाल देंगे SU की जगह 4A। TS हमने निकालना है, अब TS कितना है, TS यहां से पता चलेगा। ये तो ST के बारे में बताया हुआ है, ST और TS दोनों क्या है सेम है, सिर्फ साइन का फर्क आएगा। पहले क्या निकालो, पहले ST निकालो। अब ST निकालने के लिए ये पूरी चीज उधर जाके क्या करेगी मल्टीप्लाई, ST इज इक्वल टू जो गिवन था उसी को इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त इसने हमें हेल्प नहीं किया इसलिए हम उसी को यूज कर रहे हैं, अदरवाइज ये अगर रेशियो वाला सवाल होता तो स्टैंडर्ड हमें हमेशा क्या करता है हेल्प ही करता है। ऑलरेडी इस वक्त पहले सिंप्लीफाइड है, मुश्किल अगर होता तो ये उसको आसान बना देता, वो पहले से ही आसान बना हुआ है। ठीक है, PS की वैल्यू कितनी थी 5B, 5 कट गया पीछे, ST का आंसर कितना आया, देन TS कितना हो जाएगा है सैफ अब्दुल्ला, ये ST है ना, हमें क्या चीज चाहिए थी TS, क्योंकि हमने पाथवे मुकम्मल किया। T से लेके कहां तक जाना है आपने, U तक जाना है। अब पाथ मुकम्मल किया हमने कहां से कहां तक, पहले हम इधर आए फिर यहां से हम इधर गए, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ था। एक और पाथ भी है इसका, पहले T से किधर आ जाओ, S पर, S से किधर आओ P पर, P से किधर जाओ Q से किधर जाओ, यहां से किधर आओ U तक। एक तो ये रास्ता भी, एक और रास्ता भी है, T से किधर आओ S, S से किधर आओ P, P से किधर जाओ R से किधर जाओ U। आंसर हमेशा क्या आएगा, ये हमने प्रूव भी किया था कि जिधर मर्जी चले जाओ आंसर सेम आता है। अपने तौर पर आप एक काम करें, आप लंबे रास्ते से मुझे आंसर निकाल के दिखाएं, सिर्फ आप। ठीक है, हम एक शॉर्ट से जल्दी से निकालते हैं, फौरन से निकालो।
हमारा टीएस कितना हो जाएगा बच्चों, -2b। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो जवाब क्या बन जाएगा, 4a - 2b। क्लियर हो गया कि नहीं? दिस इज द फाइनल आंसर। यहां तक समझ आया? निकाला जी अब्दुल्ला आपने? नहीं निकाला, मैं निकाल देता हूं। TU इज इक्वल टू TS, TS कितना था, -2b TS प्लस SP, SP कितना था, -5b। अब PR निकालना चाह रहे हो, PQ एंड QR, PQ QR, PQ कितना है, +5b और फिर R6 कितना था, RU कितना था, -6a। कितना हो जाएगा, -6a। -5b + 5b, 10a में से 6a माइनस कर दो, कितने रह गए, और ये कितना आ गया, -2b। हमारा क्या जवाब था, 4a - 2b। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, पाथवे अक्सर औकात एग्जाम में या किसी टेस्ट में आपका कोई और हो सकता है, मेरा कोई और हो सकता है, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। अकल वैसे हमारी हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढती है, या वो वाला पाथ ढूंढती है जिसमें वेक्टर्स गिवन हो, कभी उस पाथ से नहीं जाती जिसमें वेक्टर्स ही गिवन ना हो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कभी उस पाथ से नहीं जाती जिसमें वेक्टर्स गिवन ना हो। जरा मुझे QU निकाल के दिखाएं। QU तो बहुत ही आसान है, क्या होगा, 5b माइनस QU क्या हो जाएगा, कैसे निकाला आपने, Q से U की तरफ जाना है हमने, रास्ता कैसा बनेगा, यहां से और R से U की तरफ। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्या जवाब आएगा इसका जी, 5b - 6a। ठीक है, 5b - 6a। ठीक है, पाथवे समझ आया सारों को? पहली बात, पाथवे समझ आया, रेशियो समझ आया, को कंपेयरिंग कोएफिशिएंट समझ आया। 75% वेक्टर्स यही है, 75% वेक्टर्स यही है। अब सवाल अगर चेंज होता जाए तो वो अलग एक बात है, क्वेश्चन चेंज होता जाए तो वो एक अलग बात है, जिसमें हो सकता है पुराने भी कुछ कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल कर ले। जैसे पॉलीगॉन आ जाती है तो पॉलीगॉन के अंदर सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या ख्याल है, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो वो बीच में फिर हम सवालों के साथ साथ हम चीजों को देखते रहेंगे। ठीक है, अगली हेडिंग लिखें जी पोजीशन वेक्टर्स की। अगली हेडिंग लिखें पोजीशन वेक्टर की, पॉज करके मिटाएं सारा। अच्छा जी, हमारा एक और टॉपिक है, दैट इज पोजीशन वेक्टर्स। अच्छा, ये भी बड़ा मजे का टॉपिक है। ये सिर्फ एक इसमें डिफरेंट क्या बात है, ये किसी भी वेक्टर को डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। किसी भी वेक्टर की पोजीशन को डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब अगर एक आप ग्रिड बना लें, ग्रिड में एक पॉइंट होगा ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से उस वेक्टर को डिफाइन किया जाएगा। इट इज सच अ वेक्टर व्हिच इज डिस्क्राइब्ड, लिख लें अपने पास, अ वेक्टर व्हिच डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ, a vector which describes the position of any point on the graph with respect to origin। पोजीशन वेक्टर किस वेक्टर को बोलते हैं, अ वेक्टर व्हिच डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पॉइंट अगर होगा तो आपको पता है उसका कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके। और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यानी एक पॉइंट है, उसको ओरिजिन के हिसाब से आपने बताना हो। वेरी इजी, आपने सिर्फ उसका एक्स और वाई कंपोनेंट देखना है कि कितना आ रहा है वो। क्या ख्याल है, ठीक है बात करें। सो हम लोग जब एक ग्राफ को बनाते हैं, लेट द पॉइंट्स बी let the points be a such as
2 4 and B such as minus 3 6, B such as minus 3 6, ग्रिड बना देता हूं 2 4 2 4 6, अच्छा 2 4 कौन सा वाला पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट। माइनस 3 6 कौन सा वाला पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट है आपका A विच इज 2 and 4, और ये वाला पॉइंट है आपका B विच इज minus 3 and 6, विच इज minus 3 and 6। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? ये दो पॉइंट्स आपके आ गए हैं, ठीक है, minus 3 and 6, ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। क्लियर है ये बात कि नहीं? अच्छा, अब इनको जरा हम पोजीशन वेक्टर्स के हिसाब से डिफाइन करते हैं। व्हाट इज दिस? ए से लेके बी तक मैंने क्या बना दिया है अभी? वेक्टर। तो ए बी इज अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इज अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब इस ए बी को हम डिफाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन वेक्टर्स। अब पोजीशन वेक्टर निकलेगा पॉइंट ए का। व्हाट इज दिस पॉइंट? लुक एट द व्हाइट बोर्ड। ऑरिजिन कहलाता है। हमने क्या कहा? आपने किसी भी वेक्टर को डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। अब पॉइंट ए था, पॉइंट क्या है? ए का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से अगर हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ये ओ ए कहलाएगा कि नहीं? ओ ए कहलाएगा कि नहीं? ओ ए इज ऑल्सो, ये वेक्टर है, लेकिन इसको हम डिस्क्राइब करें तो बोलेंगे इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा पॉइंट? पॉइंट ए। यस और नो? ओ ए क्या बन गया? पोजीशन वेक्टर बन गया ए का, क्योंकि ऑरिजिन से बनाना है ना उसको, ऑरिजिन से बनाना है ना उसको। और ओ ए को कैसे लिखा जा सकता है जरा मुझे बताएं? इसके कंपोनेंट्स की तरह से जब कॉलम वेक्टर बनाते हैं तो कैसे लिखेंगे ओ ए को? बताएं मुझे। एक्स कंपोनेंट कितना है ओ ए का? थोड़ा सा मुंह प्लीज हिलाएं अपना, मेरा भी रोजा है। ये कितना है? 2। एक्स कंपोनेंट कितना हो गया इसका? वाई कंपोनेंट कितना हो गया इसका? तो इसका जब आप लोग वो बनाएंगे इसका कॉलम वेक्टर तो कैसा बनेगा? 2 और 4 बन जाएगा। तो पहले तो ये बात सीख लें कि ए वाले पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर बनेगा और बी वाले पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर बनेगा। अब बी वाले का कैसा बनेगा? फिर देखो किसकी रिस्पेक्ट से? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब इस बी वाले पॉइंट का ओरिजिन के हिसाब से आप जब बनाओगे तो कैसा बनेगा? ओ बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओ बी। नया कॉन्सेप्ट सीखा है ना, हर पॉइंट का ग्राफ के ऊपर, यानी अब सवाल मिक्स हो रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले कॉन्सेप्ट्स के साथ। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट्स का मुझे सिर्फ एक वो चाहिए कि आपको पॉइंट्स आते हैं कि ग्राफ के ऊपर जब पॉइंट बनाया जाता है तो एक पॉइंट होता है एक्स और एक पॉइंट होता है वाई। ओरिजिन से जब देखेंगे हम उसको और वेक्टर्स की दुनिया में तो एक होगा एक्स कॉम्पोनेंट और एक होगा उसका वाई कॉम्पोनेंट। यानी कि ये जो नहीं था ये 2 4, 2 बेसिकली इसका कौन सा कॉम्पोनेंट होता है और 4 कौन सा होता है? ऐसा ही है ना। -3 4 का मतलब क्या है? ओरिजिन से -3 x की तरफ और 6 y की तरफ, ओरिजिन से। ऐसा ही है कि नहीं? अब जब हम b का वो बनाएंगे कॉलम वेक्टर तो कैसा बनेगा? x कंपोनेंट -3, y कंपोनेंट क्या बनेगा? 6 बनेगा। तो जब मैं यहां पे लिखूंगा
ओ बी। अब ओ बी एक वेक्टर है, लेकिन इसका एक खास नाम भी याद रख लें, क्योंकि ये ओरिजिन के हिसाब से है। तो जब भी कभी कोई वेक्टर ओरिजिन के हिसाब से बनेगा उसको पोजीशन वेक्टर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर भी बोलेंगे उसको। है तो सादा वेक्टर भी है, लेकिन उसको पोजीशन वेक्टर भी बोलेंगे, क्योंकि किसी भी सवाल को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, ये उनमें से कोई एक तरीका है कि आप उसको पोजीशन वेक्टर के हिसाब से भी सॉल्व करें। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा? ओ बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। बी वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बता तो सकते हो ना कि इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या आएगा? बताओ मुझे, इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या आएगा? इसका आएगा -3 और 6 आएगा। वेरी गुड, -3 और 6 आ जाएगा। तो कोई भी वेक्टर हो, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? ग्राफ का पता होना। क्या पता होना? ग्राफ का पता होना बड़ा जरूरी है। पॉज करें इसको।